निरल जी, बरवाड़ा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बरवाड़ा मीडिया में पहुंचे हैं रूबरू होने के लिए। आपका बरवाड़ा मीडिया की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और आपके सभी दर्शकों का। तो हम चाहते हैं कि जी आप एक बार अपना पूरा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दें। सबसे पहले मैं एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपना परिचय देने का मौका दिया। कोई भी नया प्रतिनिधि अगर आए तो लोगों तक उसके बारे में जो बातें हैं वो पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। उसका जो भी बायोडाटा है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, उसका कच्चा चिट्ठा पता होना चाहिए लोगों को कि हमारे बीच कौन इंसान आ रहा है। बेशक वो कोई भी समाज सेवी हो या सामाजिक कोई भी इंसान हो, अगर हमें समाज से जुड़ना है तो हमें उनका दुख सुख पता होना ज़रूरी है। और हमें अगर किसी से जुड़ना है तो हमें उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो जी मैं आपको शुरुआत करती हूँ कि मेरी पढ़ाई कहाँ तक हुई है। मैं दिल्ली की रहने वाली थी और मेरी शादी हुई है इधर, और मैंने अपनी जो पढ़ाई करी है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल से करी है। और मैं पढ़ाई में हमेशा से एक बहुत अच्छी बच्ची रही हूँ और अपने मम्मी पापा का नाम उसी के माध्यम से आगे बढ़ाया है। स्कूल में मैं स्पोर्ट्स कैप्टन रही हूँ। कॉलेज में मैंने वकालत की पढ़ाई की, BBA LLB करा दिल्ली के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है IP यूनिवर्सिटी दिल्ली से, उसमें भी मेरे मेरिट में नंबर रहे। और लॉ चुनने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, कि वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। हमेशा से देशभक्ति देखी है और खुद महसूस करी है। तो अपने स्वतंत्रता सेनानियों के पदचिन्हों पे चलकर मैंने वकालत को अपनी पढ़ाई का जो है मीडियम चुना कि मैं वकालत करूँगी और वकालत से ही आगे अपने देश को सर्व करूँगी। उसके बाद जैसे BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये जो सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें रिफॉर्मर्स कहा जाता है। एक होते हैं जिन्होंने लड़ाई करके अपनी बात मनवाई, और एक है जिन्होंने अपनी पढ़ाई के माध्यम से ऐसी पॉलिसीज़ लाए जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हमारा संविधान। तो उनके पदचिन्हों पे चल के, जैसे उन्होंने लंदन से अपनी वकालत की पढ़ाई करी और अपने देश में आके ऐसी क्रांति लाई कि उन अंग्रेज़ों को जो 200 सालों से हमारे ऊपर राज कर रहे थे उनको हटाया। उन्हीं से अपनी प्रेरणा लेते हुए मैंने अपना काम शुरू किया। मैंने अभी तक अपने शिक्षा के दम पर किया है जो काम करे हैं, बेशक वो लोकतंत्र के लिए हो, अर्थव्यवस्था के लिए हो, वातावरण के लिए हो, या कोई भी ऐसा क्षेत्र जो सार्वजनिक है जैसे पानी, बिजली। सबसे पहली याचिका मैंने 2013 में लगाई थी जब मैं कॉलेज में थी। वो थी कि EVM पे प्रतिनिधि की फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि नाम और सिंबल लोग उसको कॉपी कर लेते हैं और हमारी जो भोली जनता है वो एक ना चाहते हुए भी एक ऐसे इंसान को वोट दे देते हैं जिनको वो वोट नहीं देना चाहते। इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने प्रतिनिधि की जो फ़ोटो है वो EVM पे लगवाई, और अब आप जब भी बटन दबाने जाएंगे आपको जो प्रत्याशी की फ़ोटो है वो दिखेगी, क्योंकि पहचान कॉपी नहीं हो सकती। उसके बाद जब मैं दिल्ली में पढ़ रही थी, मैंने देखा कि मेरा जो पैतृक गाँव है नवादा गांव, उधर जो लोग हैं वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके घरों तक पानी भर रहा था, सड़कें टूटी हुई थी, बिजली नहीं आ रही थी, बिजली के टाँके लगे हुए थे। पानी भरने की वजह से वो तारे पानी में जा रही थी, लोगों को करंट लग रहे थे। इस चीज़ के पीछे मैंने जाना कि क्या रीज़न था कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ के जो काउंसलर थे वो MLA बन गए थे। वो सिर्फ एक गाँव नहीं था, 13 ऐसे दिल्ली के क्षेत्र थे जहाँ पे काउंसलर नहीं थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं आई थी। MLA जो काउंसलर थे वो MLA बन गए थे। तो उस टाइम पे मैंने 21 करोड़ का फंड सैंक्शन करवाया और बाईपोल्स करवाए, वो भी अपनी जनहित याचिका के थ्रू ही करवाए थे। उसके बाद नया सबने सुना था कि दिल्ली में बिजली के बिल कम हो रहे हैं। मैं पेटीएम से ऑनलाइन माध्यम से बिल भरती थी, मैंने देखा बिजली के बिल बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए, बढ़ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने बिजली के बिल कम करे थे पर सिर्फ यूनिट चार्ज जो खपत होती है उसको 1 रुपया कम कर दिया था, पर एक हो गया फिक्स चार्ज जो वो आर्बिट्रेटली मतलब अपने मन से कैलकुलेट करते हैं उन 4 महीनों की जिसमें सबसे ज़्यादा खपत होती है, उसका एवरेज निकाल के फिक्स चार्ज कैलकुलेट करते हैं।
और उस फिक्स चार्ज में भी उन्होंने क्या घपला किया था कि जो चीज़ मान लो 25 रुपये की थी वो 125 की कर दी। इस पे मैंने आवाज़ उठाई, मुझे बहुत समय लगा, पर उसको वापस फिक्स चार्ज को जो रोल बैक कराया 125 से 25 रुपये पे, वो मेरा काम था। और उस चीज़ का क्रेडिट बहुत सी पार्टीज ने लेने की कोशिश करी, पर मेरा कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे अपने जो मैंने काम किया उसके बारे में बताना है। पर अब मैं धरातल पे आई हूँ और लोगों के बीच में समाज सेवा का काम कर रही हूँ और आगे उनको सर्व करना चाहती हूँ, उनका प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ। तो ये ज़रूरी है उन तक ये बातें पहुँचे, ताकि वो अपने जो भी प्रतिनिधि हैं, ना सिर्फ मैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, वो उनकी काबिलियत पर रख सके। अगर उन्हें पता हो कि उनका प्रतिनिधि कितना काबिल है, वो क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या काम उसने पहले करे हैं, तो सोच समझ के अपना वोट डाल सकते हैं। अब काबिलियत किन चीज़ों पे जज की जाती है कि प्रतिनिधि कितना पढ़ा लिखा है। अगर प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होगा, उसमें कानूनी समझ होगी, तो फिर उसे पता होगा कि कौन सा काम कैसे करना है, उसको रास्ता ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होगा तो उसको स्ट्रक्चर करना आसान होगा कि कोई भी काम करना है तो उसका सिस्टम कैसे बनेगा ताकि वो काम ईजिली हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, ये नहीं कि टेम्परेरी काम हो। दूसरी चीज़, वो जो प्रतिनिधि है उस पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, 30% लोकसभा में ऐसे MP बैठे हैं जिनके ऊपर रेप और मर्डर जैसे कि 9 अपराधों के आरोप लगे हुए हैं, जिन्होंने पहले ही किसी का शोषण कर रखा हो या हक मार रखा हो, वो हम तक हमारे हक कैसे पहुंचाएंगे। और तीसरी जो चीज़ है वो है संपत्ति। जो आज हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों हमारे डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाते, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी नीयत में खोट है। अगर जो नीयत है वो साफ़ हो तो फिर हरियाणा में पैसे की कोई कमी नहीं है। एक साबुन भी खरीदने जाते हैं तो उस पर GST देते हैं। डायरेक्ट टैक्स ही तो गरीबों पे नहीं लगते होंगे, पर इनडायरेक्ट टैक्स हर एक इंसान दे रहा है। तो फिर उस चीज़ को देखने के लिए कि क्या उस प्रतिनिधि की संपत्ति है और क्या उस संपत्ति का यूसेज है, कि कहाँ से वो संपत्ति आ रही है और उस संपत्ति को कैसे यूज़ किया जा रहा है, ये सब आम आदमी को पता होना चाहिए, एटलीस्ट अपने प्रतिनिधि के बारे में। इस चीज़ को लेकर भी मैंने अपनी जनहित याचिका लगाई है 3 मार्च को, और इस चीज़ को सुन के सुप्रीम कोर्ट के खुद के वर्ड्स हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अनिवार्य है। तो अगर ये तीनों चीज़ें हमारे जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, वोटर्स हैं, उनको ये तीनों चीज़ें पता हों, तो फिर हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो एक सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं। अब बात आई कास्टिज्म, जिसे कहते हैं जातिवाद की, और रिलीजियस जो लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म के ऊपर जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं, और भाईचारा मैं उसे कह दूँ कि हमारे घर से कोई खड़ा है, बेशक उसमें काबिलियत ना हो, अगर हम इन तीनों जात पात धर्म को लेकर वोट डालें तो उससे क्या होता है, अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसके पास भी नहीं जा सकते, अरे ये तो हमारे परिवार का, इस पर हम नाम कैसे रखें। दूसरा, हमने काबिलियत देख के तो चुना नहीं है, तो अगर काम नहीं हो रहे तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की है जिन्होंने सोच समझ के वोट नहीं दिया। अगर सोच समझ के वोट दिया जाए तो फिर हमारा विकास की ओर एक कदम बढ़ जाएगा, और हमारा ये हक बनता है कि हम एक अच्छा प्रतिनिधि चुनें, कर्तव्य बनता है कि हम एक अच्छा प्रतिनिधि चुनें, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, हमारे प्रदेश में विकास हो सके। अब आपका मोटिव क्या है? मेरा मोटिव हमेशा से, जैसे मैं बता रही हूँ, 2013 से मैं देशभक्त रही हूँ और समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। मेरे दोनों ही परिवार जो हैं वो सामाजिक हैं, और हमेशा से, जैसे बेटियों की शादी में सहयोग हो गया, गरीब परिवार की मदद हो गई, और किसी के भी सुख दुख में खड़ा होना हो गया। हमारी कार एजेंसी है तारा फोर्ट के नाम से, उधर जैसे कोई भी लड़की के नाम से गाड़ी लेने आता तो उसको 21,000 रुपये अलग से दिए जाते थे। तो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं, बेशक वो ब्लड डोनेशन कैंप्स हों, स्पोर्ट्स में बच्चों को प्रोत्साहन देना हो, पढ़ाई में वजीफे बांटना हो, इस तरीके के काम मेरे दोनों ही परिवार करते आए हैं, और मैं यही देख के बड़ी हूँ। तो जब मैंने देखा कि एक जनहित याचिका को लगाने में पूरा साल लग जाता है, अगर वहीं मेरे पास कोई पावर आती है तो वही काम मिनटों में हो सकता है। तो मैं लोगों से मिलती थी, उनके बारे में जानती थी, उनकी समस्याओं के बारे में जानती थी,
तब मेरे मन में हुआ कि मेरे पास वो छड़ी आनी चाहिए जिससे मैं काम करा सकूँ। मेरे को रातों की नींद उड़ जाती है जब मैं एक जनहित याचिका फाइल कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई पॉइंट ऐसा ना रह जाए जो मैं एड्रेस ना करूँ। मतलब समाज सेवा के काम के लिए आपको राजनीति की छड़ी की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं समाज सेवा बंद कर दूंगी अगर मेरे को ये छड़ी नहीं मिलती, क्योंकि मैं करती आई हूँ, आगे भी करती रहूँगी। लेकिन इस छड़ी के बाद ये जादुई छड़ी जो है जिसे हम पावर कह रहे हैं वो काम करने की, अगर वो मेरे तक पहुँचती है तो मैं आज वादा करती हूँ कि मैं किसी को शर्मिंदा नहीं होने दूँगी। मैं लोगों के पास जाती हूँ और मैं उनको अपनी आने वाली रणनीति भी बताती हूँ, और उस रणनीति को मैंने तैयार कर रखा है। उस बेसिस पे लोगों से जाकर उनकी समस्याएं पूछ के मैं डायरी में नोट करती हूँ, और कैसे कैसे किस किस प्रॉब्लम का समाधान होना है वो मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैम, किसी एक डिपार्टमेंट की बात करें, तो संतरी से लेकर मंत्री तक जैसे बताया जाता है कि सभी भ्रष्ट होते हैं, तो उसके बीच में अगर कोई एक ईमानदार आदमी है, आपको क्या लगता है कितने दिन टिक पाएगा? अब गुलाब तो लोटस जो है, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। ये मैं किसी पार्टी के रेफरेंस से नहीं बोल रही, पर इसका ये मतलब है कि अगर वो एक कमल का क्या मकसद होता है कि उस कीचड़ को साफ करता है, उस पानी को साफ करता है, तो वो एक अकेला कमल पूरा कीचड़ साफ तो नहीं कर सकता, पर एवरी स्टेप काउंट, हर कदम मायने रखता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हो सकता है कि आज मैं खड़ी हो रही, मेरे को देख के और भी लोग जो मेरे जैसी सोच रखते हैं वो खड़े हों। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने किसी पार्टी का झंडा क्यों नहीं उठाया, क्योंकि मैं अभी अपने लोगों तक अपने विचार पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे विचार जिस पार्टी को समझ आएंगे वो मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनसे मैं बात करूँगी, उनके विचार जानूँगी, उसी के बाद मैं कोई पार्टी का झंडा उठाऊँगी। तो अभी पूरे हरियाणा में इसी तरह आपकी कॉन्फ्रेंस चलेंगी या सिर्फ आपने आस पास का ही लेवल? मैं, क्योंकि हर चीज़ का दायरा होता है, हर चीज़ की काबिलियत होती है। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आप और बड़ा सोचो, और बड़ी चीज़ के लिए एम करो, पर मैं सोचती हूँ जैसे अभी अपनी पढ़ाई के दम पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से काम कर रही थी, अब जहाँ मैं रह रही हूँ, जैसे मेरा कर्म क्षेत्र जो है 7 रोड, वहाँ से अब मेरी याचिका लग रही है, तो मैंने सबसे पहले अपने नाम के पीछे 7 रोड लिखा कि अगर मेरा याचिकाओं के थ्रू पूरे देश भर में नाम हो रहा है तो फिर उस जगह का भी होना चाहिए। उसी के बाद जो 7 रोड है वो बरवाला हल्के में आता है। बरवाला जो जगह है वो बहुत ही अच्छी जगह है। मैं क्यों कह रही हूँ अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे बहुत काबिलियत है, बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, मेडिकल में इतने अच्छे नंबर लाते हैं, और स्पोर्ट्स में इतने अच्छे हैं, हर एक स्पोर्ट्स है। बल्कि गटका एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके बारे में मुझे हाल ही में पता चला, वो मैंने यहाँ आके सीखा है। तो जब बच्चों में इतनी काबिलियत है और लोगों में जागरूकता भी है और वो बदलाव चाहते भी हैं, तो मैं उनका एक साधन बनना चाहती हूँ कि वो जो चाहते हैं वो मैं उन तक जल्द से जल्द पहुँचा पाऊँ। हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं और एक्सपैंड करूँ और लोगों का भला कर पाऊँ, पर मेरी जो सोच है, मेरे जीवन का जो मकसद है वो समाज सेवा ही है। जब भी कोई शुरू में राजनीति में आने की कोशिश करता है, वो भी जैसे आप कह रहे हो कि मेरा मकसद समाज सेवा है, उसके बाद सिर्फ वो खुद की सेवा में लग जाता है। बिल्कुल, इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया कि लोगों को परखना ज़रूरी है कि उन्होंने पहले क्या काम कर रखे हैं और उनकी आने वाली रणनीति क्या है, और वो उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो करते क्या हैं, उनकी सोच कैसी है, वो परखना ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही कि मेरी बातों पे विश्वास करो, मैं कह रही हूँ कि मेरे काम देखो, मुझे परखो। अभी इलेक्शन को भी साल का टाइम। लोअर क्लास और मिडिल क्लास आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी परखने में ही निकाल देता है। कोई थोड़ा बेईमान है, कोई ज़्यादा बेईमान है, ठीक है। अभी आपने कोशिश की है कि मुझको परखो, तो लोग जो पहले ही चोट खाए बैठे हैं, क्या लगता है आपको परखेंगे? जो लोग चोट खाए बैठे हैं वो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो ज़रूर परखेंगे। अब उनके पास गलती करने का कोई मतलब एक गलत प्रतिनिधि चुनने का कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है, और आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे भी कोई काबिल प्रतिनिधि मिले जो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, जिसके पास बेटर रणनीति हो, या जिसने पहले अपने दम पर, राजनीतिक दम पर नहीं, अपने दम पर काम कर रखे हो, तो आप उसे चुनो। मैं देशभक्त हूँ, मुझे ये नहीं है कि मेरे को ही सब करना है। मैं चाहती हूँ मेरे जैसे बहुत लोग उठे, वो कुछ काम करें, पर काम करें।
लोअर क्लास और मिडिल क्लास का जो इंसान है वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके घर में पानी आए, उसके घर में बिजली आए, मगर उसको पैसा ना देना पड़े। अगर मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, हाँ जी। अगर कोई आपके अलावा कोई कैंडिडेट ऐसा आता है, वो कहता है मैं बिजली भी खरीदूंगा, पानी भी खरीदूंगा, एक मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? आपके साथ जुड़ेगा या उसके साथ जुड़ेगा? मुझे नहीं पता कि मुझे इस माध्यम से बात बोलनी चाहिए या नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ। पहले बोला गया था कि राशन कार्ड बनेंगे, सबके भर भर के राशन कार्ड बने गए। उसके बाद बोला गया फ्री में रजिस्ट्रियाँ होंगी प्लॉटों की। सबके पास रजिस्ट्रियाँ, पर किसी के पास प्लॉट के कब्जे नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको वो प्लॉट मिले हैं, लॉट हुए हैं, रजिस्ट्री है उनके नाम पे। फिर बोला बिजली के बिल भरे जाएंगे, बिजली के मीटर फ्री में मिलेंगे। फिर बोला गया कि सिलेंडर फ्री में मिलेंगे। लोगों को फ्री चीज़ें तो दे दी गई, पर सिलेंडर में गैस कौन भरवाएगा? बिजली के बिल कौन भरेगा? और जिसके नाम पे प्लॉट है, बिजली का मीटर है, सिलेंडर है, वो इंसान गरीब तो रहा नहीं पेपर्स में, तो फिर उसके राशन कार्ड कट गए। जो खाना का सामान मिलता था वो भी रह गया। सरकारी जो भी सुविधाएं होती हैं वो फ्री ही होती हैं। सरकार कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती जिसमें वो कहते हैं कि सरकार को पैसे डालो। पॉलिसी बनाई इसलिए जाती है कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचे। तो सरकारी जो भी काम है वो निःशुल्क है, ये लोगों को पता होना चाहिए। तो जो भी बोल रहे हैं मैं फ्री में ये करूँगा, फ्री में ये करूँगा, कुछ फ्री नहीं है। जो पैसे उधर से भी लगेंगे वो आप ही लोगों के पैसे हैं, वो जनता के ही पैसे हैं। अब आपका मकसद बताएं। मेरा मकसद यही है कि मेरा मकसद इसीलिए बना है चुनाव लड़ने का कि मैं लोगों को सर्व कर सकूं, उनकी परेशानियां मैं समझती हूँ। मेरे अंदर वो एक पारदर्शिता है कि मैं देख पाऊँ कि कौन क्या चाहता है और कौन सा काम कैसे होना चाहिए। और ये मैं किस बल पे बोल रही हूँ? मैं अपनी जनहित याचिकाओं के बल पर बोल रही हूँ, क्योंकि जो भी इंसान लॉ बैकग्राउंड रखता है वो जानेगा कि एक RTI लगाने में ही लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लगाएंगे तो क्या होगा, जवाब आएगा या नहीं। पर जैसे RTI एक हथियार है, जनहित याचिका एक आम आदमी का जो धरातल पे, जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, वो एक वेपन है उसके पास, वो एक हथियार है उसके पास। और वो हथियार मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ और आगे भी यूज़ करती रहूँगी। और उसी बल पे मैं कह रही हूँ कि मुझे काम करने और मैं आगे भी करूँगा और मैं पीछे भी करती हूँ। आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं किसी पार्टी का झंडा अभी नहीं उठा रही हूँ। अच्छा। और आज आप लोगों को बुलाने का मकसद भी यही था कि लोगों तक मेरे विचार पहुँच पाए। आपने बरवाड़ा की जन समस्याओं को करीब से देखा है क्या? बिल्कुल। तो आप बताएंगे कि आपने क्या क्या समस्याओं को महसूस किया? बरवाला की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वाटर लॉगिंग, जिसे कहते हैं पानी भरना। हर थोड़ी सी बारिश होती है और इतना पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाते हैं। वो क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो नीचा है, बरवाला और जगहों से नीचा है, तो उधर पानी भरना स्वाभाविक है। तो उसी की वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पानी भर गया तो साधन नहीं चल सकते, पानी भर गया तो लोग अपने रोज़गार पे नहीं जा सकते, और पानी भर गया तो फिर जो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बिजली की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी आती हैं, गंदगी भी आती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो मूल ज़रूरतें जिन्हें कहते हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं एक इंसान की, कि साफ़ जगह रहे, साफ़ पीने का पानी मिले और एक अच्छी ज़िंदगी जिए सब सुविधाओं के साथ, वो लोगों तक नहीं पहुँच रही। तो बरवाला की सबसे बड़ी समस्या यही है। एक गरीब आदमी जब भी कोई इलेक्शन में उठता है, वो गरीब आदमी की नब्ज़ को पकड़ने की कोशिश करता है और उसी नब्ज़ को पकड़ के वो चाहता है कि मैं इलेक्शन जीतूँ। जो आदमी गरीब है वो चाहता है कि ये मेरा भला करेगा, उसको वोट देता है, और दूसरे को ये सोचता है कि इसको दूसरे को मैंने वोट नहीं देना। मगर जो इलेक्ट हो चुका है, जो इलेक्शन जीत चुका है, वो जाके उसी पार्टी की गोदी में बैठ जाता है। अभी मैंने बहुत जगह देखा है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं वो पार्टी चेंज कर रहे हैं। हाँ। जैसा आपका सवाल था। हाँ। कि जहाँ पे लहर आए वहाँ पे वो चले जाएं। हाँ। तो वही चीज़ की जागरूकता फैलाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमें प्रतिनिधि चुनना है उसकी काबिलियत पर, हमें पार्टी नहीं चुननी। पार्टी तो बनी जाएगी, निर्दलीय क्या लोग जीतते नहीं? और निर्दलीय जो जीता है उसमें विश्वास कितना है लोगों का? मैं ये नहीं कह रही कि मैं निर्दलीय खड़ी होंगी या मैं फलानी पार्टी से खड़ी होंगी। अभी ये बात है बात की, पहले बात है विचारों की, पहले बात है काबिलियत परखने की। तो वही बात है, अगर लोग अपने प्रतिनिधि को परखें तो फिर उनका काम जल्दी से हो और आसानी से हो, और उनको जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन्हें जल्द मिल जाए।
आप हमारे चैनल के माध्यम से बरवाड़ा हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से सिर्फ ये संदेश देना चाहती हूँ कि आने वाले चुनाव में आप लोग सिर्फ एक काबिल प्रतिनिधि चुनें। ये ना देखें कि वो किस जात से है, किस बिरादरी से है, या उसने क्या फ्री में देना है, उसके झूठे वादों में ना आए। उनसे उनकी रणनीति पूछें, उनकी काबिलियत जानें, उनको परख के उन्हें वोट दें, ताकि ना सिर्फ आपका बल्कि आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो सुधर जाए। जब भी कोई पार्टी किसी को टिकट देती है वो देखती है कि इसके इस शहर में खुद की जाति के कितने वोट हैं, तब जाके उसको वो टिकट मिलती है। चाहे हम पंजाबी बैच की बात करें, चाहे SC/BC की बात करें, या अदर किसी भी कास्ट की बात करें। बरवाड़ा की जो पृष्ठभूमि है उसमें पंजाबी बैच के ज़्यादा हैं, उसमें SC/BC को लेकर ज़्यादा है। तो ज़्यादातर जो पार्टियाँ दाव खेलती हैं वो इन्हीं लोगों के ऊपर खेलती है, और इन लोगों की भी पूरी कोशिश रहती है कि वो युवा से अपनी टिकट। बिल्कुल, क्योंकि हमने ये सिस्टम बना दिया, जैसा आपने कहा था ना, सब भ्रष्ट है। इस चीज़ का भी कोई सिस्टम बना कि फलाने का इतना कट होगा, ढमकाने का इतना कट होगा, उसका सिस्टम बना। उसी तरह अगर कोई काम करना है डेवलपमेंट का, मान लो अगर हमें सड़क बनाने का काम करना है, तो उसका एक सिस्टम बने कि पहले जो वायरिंग है वो हो जाए, सीवरेज है वो डल जाए। अगर वो सिस्टम बनेगा तो वही फॉलो होगा। सरकार के आंकड़े तो मैंने ये कहते हैं बरवाड़ा की जन समस्या में 500 करोड़ रुपए यहाँ करके विकास हो चुका है, और बरवाड़ा का विकास आप अपने आंखों से देख सकते हैं कितना हुआ है। तो वो जो 500 करोड़ का आंकड़ा है, हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक हथियार कह लो है, उनसे हम क्यों नहीं पूछ सकते कि वो 500 करोड़ कहाँ पे खर्च हुए, और अगर हुए तो फिर वो ढंग से खर्च क्यों नहीं हुए। अब पंचायत से, MC से, ई-टेंडरिंग से उनके हाथ तो बांध दिए गए हैं, पर अगर उनको लास्ट साइनिंग अथॉरिटी बना दिया जाए, ई-टेंडरिंग में काम हो गया, आखिर में जब तक हम साइन नहीं करेंगे तब तक उनके पैसे नहीं छूटने चाहिए। तो फिर क्या जो जवाबदारी है पंचायत की और MCs की, वो कम ना हो जाए? जो इंसान उधर रह रहा है उसको ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या काम कैसे हुआ है। ओके, लास्ट बाइट कोई भी आप देना चाहेंगे? मैम एक क्वेश्चन लास्ट है, जिस प्रकार से आप सवालों को जवाब दे रही हैं, ओनली शिक्षा से ये संभव नहीं है, राजनीतिक पृष्ठभूमि भी आपकी कोई है? आपके परिवार की? मेरे परिवार की राजनीतिक नहीं, समाज सेविक पृष्ठभूमि ज़रूर है। मेरे दोनों ही परिवार समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और मैंने ये अपने शिक्षा के दम पर ही जाना है, क्योंकि मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हमारे संविधान के पिता हैं, महात्मा गांधी जो हमारे नेशन के फादर कहते हैं, फादर ऑफ आवर नेशन है, उनसे मैंने अपनी प्रेरणा ली है, और उन्हीं के पच्चीनों पे चल के मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगर वो कहते हैं कि हमें राजनीति में नहीं घुसना, तो आज हमारा जो संविधान है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जो हमें एक सबसे बड़ा लोकतंत्र भी बनाता है, वो हमारे पास आज नहीं होता। मैं हमारे संविधान के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ, वो एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ बदलता है। तो अगर वो लोग यही सोचते कि हमें राजनीति में नहीं घुसना, तो आज हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती, और ऐसे लोग क्यों नहीं घुस रहे हैं, इसलिए हमारे देश का ये हाल है। ये आपका पहला चुनाव होगा या इससे पहले कोई और चुनाव लड़ा हुआ जी? ये मेरा पहला चुनाव होगा, और मैं यही कह रही हूँ कि चुनाव मुझे एक जल्दी पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा कि मैं अपना काम जल्दी कर पाऊँ। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल जी। आपका दिन से आभार।